भयानक जंग से दुनिया पहले ही दहशत में है, लेकिन इस दहशत का दायरा और विकराल होने वाला है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की दो बड़ी शक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं, रूस और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन। अमेरिका अपनी ताकत से रूस को दबाना चाहता है, लेकिन रूस पर ना तो किसी धमकी का असर है, न ही किसी प्रतिबंध को रूस अपने लिए चुनौती मान रहा है। जबकि ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है कि रूस को जो डेडलाइन दी गई है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये नई चेतावनी ट्रंप की तरफ से उस वक्त दी गई जब वो अपने प्लान में थे और रिपोर्टर की तरफ से उनसे सवाल किया गया, क्या जिस 10 से 12 दिन की समय सीमा का आपने जो किया वो शुरू हो चुकी है? जवाब में ट्रंप की तरफ से जो कुछ कहा गया और जिस हाव भाव के साथ कहा गया वो दुनिया के कई देशों पर मंडराते एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि आज से 10 दिन बाद टैरिफ लगाएंगे और दूसरी चीजें करेंगे। मुझे नहीं पता कि इसका रूस पर असर होगा या नहीं, क्योंकि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शायद युद्ध जारी रखना चाहता है, लेकिन हम टैरिफ लगाएंगे, जो भी चीजें टैरिफ के तहत आती हैं इसका असर हो सकता है या नहीं। जिस वक्त ट्रंप अपने जहाज में संवाददाताओं के सामने पुतिन को दिए गए अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू कर चुके थे, उस वक्त यूक्रेन के आसमान में रूस के लड़ाकू विमान तबाही मचा रहे थे और ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें निशाना बनी गर्भवती महिला, कैदी, डॉक्टर और बाजार में खरीदारी करने वाले। 19 जुलाई 2025 यानी ट्रंप की धमकी वाली रात को एक रक्त रंजित रात में बदल दिया गया। एक के बाद एक धमाकों से यूक्रेन दहल उठा। इस दौरान सबसे भयानक हमला हुआ जापोरिजिया के पास पेट्रोल कॉलोनी पर, जहां एक के बाद एक 4 रूसी ग्लाइड बम गिरे, जेल की इमारतें बिखर गई, 17 कैदी बम पर मारे गए। आधिकारिक बयान आया, इस स्ट्राइक में किसी सैन्य टारगेट पर कोई था, यानी रूस ने जानबूझकर कैदियों को निशाना बनाया। लेकिन रूस यही नहीं रुका, उसकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने अपनी दिशा बदली और अगला टारगेट था दिमित्रोव, जहां कामियांस्के इलाके का एक अस्पताल रूस के हमले में आ गया। इस हमले में 23 साल की गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान प्रिया पोशियक के तौर पर हुई है। वो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन मिसाइल ने उसे मां बनने से पहले मिटा दिया। इस हमले में 22 मेडिकल स्टाफ और मरीज भी घायल हुए। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रहा, यह अब अस्पताल के वार्ड तक पहुंच चुका है। फिर हमला हुआ खार्किव के एक छोटे बाजार पर, जहां 5 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा में एक बुजुर्ग महिला मारी गई। खेरसौन माइकोलाइव में दर्जनों घर तबाह कर दिए गए। कुल मिलाकर 27 नागरिकों की मौत और 40 से ज्यादा घायल। ये जनहानि के हिसाब से 2025 का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन में रात भर सायरन बजते रहे, लेकिन मिसाइलों ने वक्त का लिहाज नहीं किया। यानी पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और उस इरादे में कि रूस किसी भी कीमत पर किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। खास बात यह है कि ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में निशाने बदले जा चुके हैं। पहले टारगेट थे सैनिक थाने, हथियार डिपो और पावर प्लांट। अब टारगेट है अस्पताल, रिहायशी इमारतें और 29 जुलाई 2025 की रात यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके में कॉलोनी को रूस ने अपनी मिसाइलों से नेस्तनाबूद कर दिया और इसे किसी चूक या गलती का नाम नहीं दिया जा सकता। ये हमला ढोल से किया गया था। ये टारगेटेड सिविलियन स्ट्राइक थी और इन भीषण धमाकों के पीछे रूस अमेरिका को ये बता रहा है कि उसकी बारूदी ताकत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अब यूक्रेन की सामाजिक संरचना को तोड़ने के लिए टारगेट चुन रहा है। जेल पर हमला उन बंद कैदियों पर जिनके पास ना तो हथियार है न ही बचने का साधन, जो दिखाता है कि क्रेमलिन अब यूक्रेन के खिलाफ डर और दहशत को हथियार बना चुका है। यूक्रेन की इनसाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि जिस जेल पर रूस की तरफ से हमला किया गया है, वो जेल में ज्यादातर वो लोग थे जो युद्ध के शुरुआती दिनों में छोटे मोटे केस में गिरफ्तार किए गए थे। कुछ चोर, कुछ प्रदर्शनकारी, कुछ तो सिर्फ गलत जगह मौजूद होने के कारण जेल में थे। यानी ये युद्ध में नहीं थे, ये कानूनी रूप से संरक्षित थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन पुतिन की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है और ये कुछ बहुत कुछ कहती है। इस हमले के पीछे एक संदेश भी छुपा हो सकता है। ट्रंप की धमकी के बाद पुतिन ने अपने पहले टारगेट के तौर पर कैदियों को चुना, यानी पुतिन ने वाशिंगटन के साथ मैसेज भेजा है और वो ये कि किसी भी धमकी का जवाब रूस अपनी वॉरमशीट से देगा। एक धमकी के बदले रूस हथियार मारेगा। आलम ये हो चुका है कि यूक्रेन के शहरी इलाकों में तबाही का मंजर दिन ब दिन भयावह होता जा रहा है। रूसी सेना सोवियत यूनियन के पुराने बमों को आधुनिक तकनीक से लैस कर यूक्रेन की मदद कर रही है। इन बमों को ग्लाइड बम कहा जाता है, जो यूक्रेन के रक्षाबंधियों को भेजने का मुख्य हथियार बन चुके हैं। ग्लाइड बमों की खासियत ये है कि इन्हें रिट्रैक्टेबल फिन्स और गाइडेड सिस्टम से अपग्रेड किया गया है, जिससे ये बम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इन बमों में 3000 किलोग्राम तक विस्फोटक भरा जा सकता है, जो किसी शहर या सैन्य ठिकाने को पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की वायुसेना का भी दावा है रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया। इस हमले में 2 स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें और 37
शाहिद स्ट्राइक ड्रोन और कुछ जगह शामिल थे। ये हमला यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को टारगेट करते हुए किया गया। इस दौरान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले का जवाब देते हुए शाहिद ड्रोन को मार गिराया। शाहिद ड्रोन जो ईरानी तकनीक पर आधारित कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात है, जबकि इस्कंदर एम मिसाइलें भी शक्तिशाली होती हैं, लंबी दूरी पर सटीक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले को रूस के आक्रामक रणनीति का हिस्सा बताया है, जिसका मकसद यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। रूस के इस आक्रामक हमले के बाद यूक्रेन की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की गई है कि वो इस तरह के हमलों की निंदा करें और यूक्रेन को और ज्यादा से ज्यादा सैन्य मदद पहुंचाएं। यूक्रेन पर हुए इन हमलों ने उस वक्त जोर पकड़ा है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का सब्र को लेकर जवाब दे चुका है। यही वजह है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर 8 अगस्त तक रूस और यूक्रेन के बीच बात नहीं बनी तो कहानी बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। पुतिन को जिताने के लिए ट्रंप की तरफ से सेकेंडरी सेक्शन का जिक्र किया गया, यानी ऐसे प्रश्न जिनका असर किसी एक देश पर नहीं होता बल्कि देश के सहयोगियों को भी हमला करना होता है। ये उन देशों, कंपनियों या व्यक्तियों पर लागू होती है जो प्रतिबंधित देश से व्यापार करते हैं। यानी अगर अमेरिका रूस पर सेकेंडरी सेक्शन लागू करेगा तो सिर्फ रूस नहीं बल्कि जो भी देश या कंपनी रूस से व्यापार करेगा वो भी अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आएगा। अगर चीन या भारत जैसे देशों पर अमेरिका का दबाव आया तो रूस की तेल सप्लाई का पूरा मॉडल चरमरा जाएगा। रूस हर दिन समुद्र के रास्ते 3 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है और उसमें बड़ी हिस्सेदारी उन देशों की है जो ट्रंप के संभावित सेकेंडरी सेक्शन के रडार पर है। यही वजह है कि सेकेंडरी सेक्शन एक तरह के कॉन्ट्री वेपन बन चुके हैं जिसमें बिना गोला बारूद किसी देश में पाबंदियों के धमाके किए जा सकते हैं और यह पाबंदियां किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ सकती है। अमेरिका पहले भी ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर सेकेंडरी सेक्शन वाली रणनीति आजमा चुका है, जहां चीन, तुर्की या यूरोप की कंपनियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने उस देश से व्यापार किया तो उन्होंने कीमत चुकानी होगी। इस बार फर्क यह है कि रूस की सप्लाई चेन पहले ही संकट में है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने किनारा कर दिया है, लेकिन चीन, ईरान और सेंट्रल एशियाई देश अब भी रूस को हथियार, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप ने सेकेंडरी सेक्शन लागू कर दिए तो चीन पर इसका खास असर हो सकता है क्योंकि उसकी कई टेक कंपनियां अब भी अमेरिकी मार्केट में डॉलर पर निर्भर हैं। इसलिए ट्रंप का ये बयान "वी विल डू सेकेंडरी सेक्शन" सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक युद्ध है। ये एक ऐसी चाल है जिसकी बिना पूरी सलाह बिना टाइम सहयोगी देशों की फौज को डाउनलोड किया जा सकता है। अब ये साफ होता जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि आर्थिक तबाही का मुकाबला शुरू हो चुका है। रूस की मिसाइलें यूक्रेन की जमीन पर तबाही मचा रही है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों की मांग रूस के बाजार को ट्रंप इस वक्त 10 दिन की नीति, एक तरफ चेतावनी, दूसरी तरफ सेकेंडरी सेक्शन का शिकंजा। जो देश आज रूस से व्यापार कर रहे हैं वो कल अमेरिकी प्रतिबंधों पर आधार पर होगी। यह अब केवल रूस और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये सिस्टम का चोट है जिससे दुनिया का ग्लोबल ट्रेड चलता है। डॉलर पर आधारित जहां एक झटका किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई कूटनीतिक चालों से इतना ऊपर निकलने वाली लपट उस महायुद्ध को जन्म देगी जिसकी जद में पूरा विश्व आ सकता है।